नेक्स्ट प्रॉपर्टी बात करते हैं, चार्ज इज ट्रांसफरेबल। चार्ज इज ट्रांसफरेबल मतलब चार्ज को हम ट्रांसफर भी कर सकते हैं। तो चार्ज को ट्रांसफर करने के तरीके कितने होते हैं, जो मेथड होते हैं। तो अगर मैं सिंपल सी बात करूं कि हम डिस्कशन करने जा रहे हैं क्या, मेथड ऑफ चार्जिंग या चार्जिंग बोल दो या चार्ज ट्रांसफर, ठीक है। मेथड ऑफ चार्ज ट्रांसफर। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा मेथड ऑफ चार्ज ट्रांसफर की बात कर रहे थे, तो सबसे पहला क्या होगा हमारे पास, मेथड बाय फ्रिक्शन। अगर बाय फ्रिक्शन की बात की जा रही है, सेकंड होता है हमारा बाय कंडक्शन, और थर्ड होता है हमारा क्या, बाय इंडक्शन। इसमें देखो बेसिकली मेरे को क्या चीजें बतानी है आपको, ध्यान रखिएगा। जैसे मैं बात करूं बाय कंडक्शन, इसमें क्या होता है, विथ कॉन्टेक्ट, और यहां बात करेंगे हम क्या, विदाउट कॉन्टेक्ट। तो सबसे पहले बात करूं मैं आपसे कि बाय फ्रिक्शन मेथड में क्या होगा। अगर मैं सिंपल सा आपसे कहता हूं कि मान लीजिए मुझे यहां पर, जैसे मान लीजिए मैंने एक रेड मार्कर लिया और एक ब्लैक मार्कर ले रखा है, और ये दो बॉडी है, इन दोनों को मैं रब कर रहा हूं। मैं इनके बीच में जब फ्रिक्शन होगा तो मैं देखता हूं क्या, फ्रिक्शन के कारण एक बॉडी के थ्रू चार्ज दूसरी बॉडी में चार्ज, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज ट्रांसफर हो रहा होगा। तो जब बाय फ्रिक्शन मेथड के अंदर चार्ज ट्रांसफर किया जा रहा होगा तो क्या होगा, ड्यू टू फ्रिक्शन जो हीट एनर्जी जनरेट होती है, वो एनर्जी लेकर जो फ्री चार्ज कैरियर से या इलेक्ट्रॉन्स में बोलूं आपको, वो एनर्जी लेकर क्या करेंगे, एक मीटर से दूसरे मीटर में मूव कर जाते हैं। जहां पर एक्सेस में होंगे वहां से जहां पर रिक्वायरमेंट है वहां पर मूव कर जाएंगे। तो बाय फ्रिक्शन के अंदर क्या होगा, चार्ज ट्रांसफर होता है बाय फ्रिक्शन, और जिस बॉडी के थ्रू चार्ज ट्रांसफर किया जा रहा है उस बॉडी का भी चार्ज चेंज होगा, और जिस बॉडी ने चार्ज गेन किया उसका भी चार्ज चेंज होगा। तो ये बात समझ में आ रही। तो बाय फ्रिक्शन मेथड के अंदर बाय जिस बॉडी के थ्रू चार्ज ट्रांसफर किया जा रहा है उस बॉडी का भी चार्ज चेंज होगा, और जिस बॉडी ने चार्ज गेन किया उसका भी चार्ज चेंज होगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्या, सेकंड पार्ट बाय कंडक्शन। देखो सबसे मेन क्या है हमारे पास, अगर मैं बात करूं अभी, तो हमें सबसे बेसिक पार्ट है जो ये समझ में आना चाहिए कि बाय कंडक्शन और बाय इंडक्शन में क्या होगा। तो बाय कंडक्शन की बात कर रहे हैं, जिसके अंदर मैंने आपसे बोला विद कॉन्टेक्ट की बात की जाएगी। मतलब जब भी मुझे किसी दो बॉडी के बीच में चार्ज ट्रांसफर करना है तो वहां पर उन दोनों बॉडी को कांटेक्ट में लाना होगा, और इस कांटेक्ट में लाएंगे तो उस कांटेक्ट के कारण जो चार्ज ट्रांसफर होगा वो कहलाएगा बाय कंडक्शन। देखो मैं छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं यहाँ पर। मान लीजिए मैंने एक बॉडी ए ली और एक बॉडी बी ली हुई है, ठीक है, और दोनों बॉडी मैंने इस तरह से एक इंसुलेटर, हमारा था इंसुलेटर स्टैंड, ठीक है, उसके ऊपर रखी हुई है। ये बॉडी ए ले ली है, ये बॉडी बी ले ली है। बात समझ में आ रही है आप सभी को। अब जैसे मैं आपसे कहता हूं, मान लीजिए मैंने यहाँ पर इस बॉडी को पॉजिटिव चार्ज गिवन है। कौन सा चार्ज गिवन है इस बॉडी को, पॉजिटिव चार्ज दे रखा है मैंने आपके सामने, ठीक है। और ये बॉडी मान लीजिए भी मैं 2 सेकंड के लिए क्या लेके चल रहा हूँ, ये हमारी न्यूट्रल बॉडी है। न्यूट्रल से इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको बड़ा जल्दी समझ में आ जाएगा चीज को क्या समझाना चाह रहा हूँ। अभी ये दोनों जो बॉडी थी ये दोनों सेपरेट रखी हुई है। इस बॉडी के पास पॉजिटिव चार्ज है और न्यूट्रल बॉडी है। हमारा टारगेट क्या है कि हम इस बॉडी में चार्ज जनरेट करना चाह रहे हैं। बात समझ में आ रही है। तो जब मैं अगर बात कर रहा हूं, अभी मैं यहाँ पर जो दोनों बॉडी ली है ए और बी, दोनों आइडेंटिकल बॉडी ले रहा हूँ आपके सामने, ठीक है। तो आइडेंटिकल बॉडी ले रहा हूं, तो आप जानते हैं कि जब दो चीज इक्वल आइडेंटिकल है तो उनके अंदर क्या होगा, दोनों इक्वली चार्ज रख लेंगी। अगर हम कॉन्टेक्ट में लाते हैं तो फर्स्ट स्टेप में मैंने क्या करा, दोनों स्टेप, फर्स्ट स्टेप में दोनों थे हमारे पास ए और बी। सेकंड स्टेप में हमने क्या करा, दोनों को कांटेक्ट में लाए। तो कांटेक्ट में लाएंगे तो क्या होगा, ए और बी जब कांटेक्ट में आएंगे, ठीक है। ये इंसुलेटिंग क्यों लिया हमने, इंसुलेटिंग क्योंकि इसके थ्रू हम जानते हैं इंसुलेटिंग लेंगे तो चार्ज नीचे की तरफ फ्लो नहीं होगा। मतलब ग्राउंड से कांटेक्ट में नहीं रखा है हमने, इस तरह से रखा है कि चार्ज ग्राउंड से कांटेक्ट में नहीं है, क्योंकि आप भी जानते हैं ग्राउंड भी ऐसा कंडक्टर की तरह वर्क करती है तो फिर चार्ज फ्लो होने का चांसेस रहेगा। तो हम चाहते हैं कि वो ना हो, इसलिए हमने क्या लिखा, इंसुलेटिंग स्टैंड लिया हुआ है। अब बॉडी ए और बी को जब कांटेक्ट में लाएंगे तो आप जानते हैं ये बॉडी कौन सी, न्यूट्रल है, और ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है। तो आप जानते हैं इस बॉडी में जो पॉजिटिव चार्ज है तो ये न्यूट्रल बॉडी है, तो इसके बाद जितना पॉजिटिव होगा उतना नेगेटिव होगा। तो क्या होगा, ये बॉडी इसको कुछ इलेक्ट्रॉन दे देगी जब कांटेक्ट में आएंगे। तो ये दोनों, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ कहता हूँ आपसे, मैंने यहाँ पर जो चार्ज ले रखा है वो लिया हुआ था +10E। कितना चार्ज था हमारे पास में, यहाँ का जो चार्ज था वो था प्लस का 10E। तो बाद में क्या होना चाहिए कि सर इस बॉडी में जब कांटेक्ट में लाया गया तो यहां से यहां की तरफ
क्या हुआ होगा, इलेक्ट्रॉन मूव करे होंगे, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। बात समझ में आ रही है ना। तो इस बॉडी के बाद अगर मैं पॉजिटिव चार्ज लिख रहा हूं तो पॉजिटिव में कैसे लिखूंगा, जब कांटेक्ट में रखा गया तो मान लीजिए इस तरह से कांटेक्ट में रखा गया और यहाँ जो चार्ज मूव करे वो थे कितने, प्लस का 5e। आप जानते हैं दोनों सिमेट्रिकल हैं तो दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। तो इसके पास जो चार्ज रह जाएगा और इसके पास जो चार्ज आया वो कितना हो जाएगा, देखो इसके पास से 5 गया तो पहले कितना था टोटल, प्लस 10e। आफ्टर दैट कितना रह जाएगा इसके पास रह जाएगा सर, अब जो चार्ज रहा इस बॉडी के पास वो रह गया कितना, प्लस का 5e। 10 में से 5 माइनस कर देंगे क्योंकि ये तो ट्रांसफर हो चुका है, देखो डायरेक्शन देखिएगा आप, ये ट्रांसफर हो चुका है। बाकी जो बी बॉडी है उसके पास कितना चार्ज आ गया, 5। तो न्यूट्रल बॉडी के पास भी कितना चार्ज आ गया, 5e। इस तरह से हमने क्या देखा कि अब बी बॉडी के पास भी 5e चार्ज आ चुका है और ए के पास भी कितना है, प्लस 5e। अब देखो अगर मैं क्या करता हूं, इन दोनों बॉडी को सेपरेट कर दूं, तो स्टेप 3 में मैंने क्या करा, स्टेप 3 के अंदर दोनों को सेपरेट कर दिया। सेपरेट करने पर देखो कैसे हुआ, तो आपने देखा यहाँ बॉडी ए और बॉडी बी की बात करी तो दोनों को सेपरेट किया, इस पर जो चार्ज बचा वो कितना बचा है हमारे पास, इसके पास सर प्लस 5e चार्ज है और इसके पास भी कितना है, प्लस 5e चार्ज है। यहां तक बात समझ में आ गई आपको। तो अब जब दोनों बॉडी की बात करेंगे ए और बी, तो हमने एक चीज ऑब्जर्व करी सर कि ए बॉडी के पास स्टार्टिंग में प्लस 10e चार्ज था और बाद में कितना रह गया, प्लस 5e। मतलब जिस बॉडी के थ्रू चार्ज ट्रांसफर किया जा रहा है या जिस बॉडी के थ्रू चार्ज किया जा रहा है अनचार्ज बॉडी को, या बात करूं मैं तो यहाँ जब चार्ज ट्रांसफर किया जाएगा तो उस बॉडी का चार्ज चेंज होगा। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर जिस बॉडी को चार्ज किया जा रहा है उसका भी चार्ज चेंज होगा और जिस बॉडी के थ्रू चार्ज किया जा रहा है उसका भी चार्ज चेंज होगा। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, बाय कंडक्शन मेथड में चार्ज ट्रांसफर हुआ तो चार्ज ऑफ चार्जिंग बॉडी एंड बाय थ्रू, या फिर लिख दीजिए चार्ज ऑफ चार्जिंग बॉडी एंड चार्ज्ड बॉडी चेंज। बात समझ में आ रही है। दोनों बॉडी का क्या होगा, यहाँ पर चार्ज चेंज होगा, मतलब स्टार्टिंग और फाइनल वाला जो चार्ज आएगा दोनों में अलग आएगा। आपको क्या ध्यान रखना है, कंडक्शन के अंदर जो चार्ज ट्रांसफर होता है ये ट्रांसफर, अभी मैंने यहाँ पर क्या करा है, यहाँ पर मैंने आपसे बोला है कि हम ए एंड बी क्या है, हमारी आइडेंटिकल बॉडी, और ये चार्ज जब तक ट्रांसफर होता है जब तक इनका पोटेंशियल अलग अलग रहता है। इसका डिस्कशन अपन जो पोटेंशियल पढ़ेंगे वहां पर ढंग से करेंगे। बात समझ में आ रही है। अभी आपको इतना ध्यान रखना है कि चार्ज ट्रांसफर हो रहा है किस तरह होगा सर, उनकी कॉन्टेक्ट में लाने के बाद चार्ज इक्वली डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि आइडेंटिकल बॉडी ले रहे हैं। बात समझ में आ गई है। अगर आइडेंटिकल नहीं होगी तो फिर हमें यहाँ पर उसके पोटेंशियल के अकॉर्डिंग हमें डिस्कशन करना होगा, वो आप जाके पढ़ेंगे कहाँ, क्लास 12 के अंदर आपका इस चीज का सारा डिस्कशन। बात समझ में आ रही है। यहाँ तक ही बात समझ में आ गई है आपको, तो ये चीज समझ में आ गई है तो इसको नोट कर लीजिए आप एक बार। चार्ज ट्रांसफर मेथड में फिर नेक्स्ट मेथड है हमारा खुद से बाय इंडक्शन। बात समझ में आ रही है। बाय इंडक्शन बात करेंगे तो बाय इंडक्शन में क्या बोलेंगे अब, इसमें मैंने आपको क्या बताया था, विदाउट कॉन्टेक्ट। तो विदाउट कॉन्टेक्ट बात की जाएगी तो क्या ध्यान रखना है आपको। देखिए मैं सिंपल सा आपसे एग्जाम्पल से समझेंगे हम। मैंने आपके सामने क्या करा, दो बॉडी लिए ए एंड बी और दोनों कैसे ले रहा हूं मैं, आइडेंटिकल ले लेता हूं, या आइडेंटिकल नहीं लेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं अभी समझाने के लिए आइडेंटिकल ले रहा हूँ। बात समझ में आ रही है। कोई सी भी ले सकते हैं, साइज अलग भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने एक बॉडी ए लिए और दूसरी बॉडी बी लिए और दोनों का भी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर रखा हुआ था। बात समझ में आ रही है। वही दोनों को इंसुलेटिंग स्टैंड पर रखा हुआ है हमने। अब बात सुनिएगा, इंसुलेटिंग स्टैंड पर है। अब मैंने इस बॉडी को मान लीजिए अपन ले लेते हैं, अभी 2 सेकंड के लिए मैं इसको एक बार लेता हूं, नेगेटिवली चार्ज बॉडी ले रहा हूं ए को। बात समझ में आ रही है। अब ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी ली गई है और ये बॉडी बी है जो अभी हमारे पास कौन सी बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी ली है। यहाँ पर मैंने आपको बताया है मेथड ऑफ चार्ज ट्रांसफर में अलग अलग तरह से बात की जा सकती है, चार्ज अनचार्ज किसी भी तरह की ली जा सकती है। वो डिपेंड करेगा, ऐसा नहीं है कि आप
बिल्कुल कोई सी बॉडी को किसी के साथ भी कंपेयर किया जा सकता है, नहीं, वो डिपेंड करेगा किस तरह के केसेस में किस तरह से आ रहा है। तो अभी मैं बात कर रहा हूँ न्यूट्रल बॉडी को ए के साथ लिया गया, जो नेगेटिव चार्ज बॉडी थी। अभी दोनों एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में सेपरेट रखे हुए हैं, मतलब अभी मैंने पास में नहीं रखा है। तो स्टेप 1 तो ये थी हमारी, मैंने स्टेप 1 में क्या करा, इन दोनों बॉडी को पास पास में ले आया, स्टेप 2 के अंदर, सॉरी। तो स्टेप 2 में मैंने क्या करा, बॉडी ए और बॉडी बी को बिल्कुल पास में ले आया, बट इनको कांटेक्ट में नहीं रखा। जो दोनों बॉडी है कांटेक्ट में नहीं है, पर दोनों को पास पास में रखा हुआ है। तो हमने क्या देखा, जो बॉडी ए थी उसका जो नेगेटिव चार्ज था वो तो उसके पास ही थी। जो बॉडी बी थी इसके अंदर क्या हुआ, ये न्यूट्रल बॉडी थी, तो जितना इसमें पॉजिटिव था उतना इसके पास क्या था, नेगेटिव। तो जो इसके नेगेटिव चार्ज है उस बॉडी बी के सारे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ऑपोजिट टाइप ऑफ चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इस बॉडी का जितना भी प्लस चार्ज था वो सारा इधर आने की कोशिश कर लेगा। बात समझ में आ रही है। वहीं जो नेगेटिव चार्ज है वो सारा किधर चला जाएगा, वो नेगेटिव को रिपेल करेगा, तो पीछे की तरफ चला जाएगा दूसरी सरफेस पर। बात समझ में आ रही है। तो हमने देखा कि ये जो बॉडी बी थी इसके अंदर टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बराबर है, बट फिर भी क्या हुआ, इसकी एक सरफेस पर तो नेगेटिव चार्ज जनरेट हो चुका है और दूसरी साइड कौन सा चार्ज जनरेट हो चुका है, पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो चुका है। अब क्या करा मैंने, ये बात समझ में आ गई। ये थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, हमें तो क्या करना है, इसको चार्ज बॉडी बनाना है। अभी जो बॉडी है ये, अभी अगर बात करूं बी बॉडी, अभी भी क्या है, ये न्यूट्रल है, पर इसमें चार्ज इंड्यूस हो चुका है, पर जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव से टोटल चार्ज कितना है, 0। पर मुझे इसको चार्ज बॉडी बनाना है, तो मैंने क्या करा, जो हमारे पास बॉडी ए और बी थी इसको पास में रखते हुए मैंने बॉडी बी को क्या कर दिया, ग्राउंडिंग कर दी, इसकी अर्थिंग कर दी। तो कैसे करते हैं, अर्थिंग करने का मतलब क्या होता है, मैंने इसको एक कंडक्टिंग वायर से इस तरह से एक कंडक्टिंग वायर लिया और बॉडी बी से जोड़कर ग्राउंड में जोड़ दिया। जैसे आपने देखा वो घर पे हमारे पास जब कूलर की बात की जाए, घर में आपने देखा कूलर कई बार करंट आता है, उसके अंदर कारण क्या होता है कि जो एक्सेस ऑफ चार्ज पार्टिकल्स है वो क्या होते हैं, जब उसकी सरफेस पे मूव करने लगते हैं, भाई एक्सेस ऑफ चार्ज पार्टिकल्स है, वो कहीं से उनको पाथ मिल गया, बात समझ में आ रही है, इससे गीला हो जाता है वो, तो पाथ मिल जाता है कंडक्टर, तो पूरे जब चार्ज पार्टिकल मूव कर जाता है तो उसको हम क्या करते हैं, उसके अंदर एक बटन दिया होता है, आपने देखा होगा एक वायर होता है ग्रीन कलर का, जो उसको हम क्या करते हैं, अर्थिंग वायर बोलते हैं। तो हमारे 3 पॉइंट का जो टी आता है उसके अंदर इस तरह से आपने देखा होगा, तो इस तरह से 3 पॉइंट गिवन होते हैं। तो ये वाला जो पॉइंट होता है ये अर्थिंग के लिए गिवन होता है। तो क्या होता है, इसके थ्रू वो सारा चार्ज कहाँ चला जाता है, ग्राउंड में चला जाता है। तो वही चीज हम यहाँ कर रहे हैं, हमने क्या कर दी, इसकी अर्थिंग बोल दो और ग्राउंडिंग बोलते हो, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, बोलने का तरीका अलग अलग है लोगों का, इसलिए अलग अलग तरीके से बोला जाता है, काम दोनों में सेम हो रहा है। तो जैसे ही मैं इसको अर्थिंग या ग्राउंडिंग करी तो बॉडी बी में, तो हम क्या देखेंगे कि इसके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज पार्टिकल दोनों थे। अब देखिए अर्थ जो है, अर्थ का पोटेंशियल 0 लेके चलते हैं, कितना लेके चलते हैं, 0। बात समझ में आ रही है। और इस बॉडी का मान लीजिए कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा उस टाइम पर, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या देखेंगे, यहाँ पर जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, तो देखो ये नेगेटिव चार्ज के पॉजिटिव चार्ज को जाने देगा यहाँ से, नहीं, तो ये सारा पॉजिटिव चार्ज तो इसी सरफेस पे बना रहेगा। पर जैसे ही इस नेगेटिव चार्ज को पाथ मिल जाएगा, ये जो नेगेटिव चार्ज था हमारा, इसको ये पाथ मिल गया, तो सारे इलेक्ट्रॉन किधर मूव करने की कोशिश करेंगे, यहाँ से नीचे की तरफ जाएंगे ये इलेक्ट्रॉन। तो ये सारे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इसके थ्रू कहाँ चले जाएंगे, ग्राउंड में चले जाएंगे, और यहाँ से सारा ये नेगेटिव चार्ज निकल गया। जब ये नेगेटिव चार्ज सारा निकल गया तो इस बॉडी के पास अब कौन सा चार्ज बचेगा, ओनली और ओनली पॉजिटिव। क्या पॉजिटिव मूव कर पाएगा, मतलब नीचे से इलेक्ट्रॉन आ पाएंगे, सर नहीं, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज उनको रिपेल करेगा, तो वो चार्ज तो मूव नहीं कर पाएंगे, केवल कौन से, इधर से जो बॉडी के नेगेटिव चार्ज पार्टिकल तो कहाँ चले जाएंगे, ग्राउंड में चले गए। जब ये कंडीशन हो गई, सारा नेगेटिव चार्ज पार्टिकल ग्राउंड में चला गया, अभी बॉडी के पास कौन सा चार्ज बचा, ओनली पॉजिटिव। अब हम क्या करेंगे, हमने इस बॉडी की ग्राउंडिंग हटा दी। तो ग्राउंडिंग हटाते हमारे पास स्टेप 3 हो गई थी। अब स्टेप 4 की बात करूं मैं आपसे, स्टेप 4। तो स्टेप 4 में क्या करेंगे, सर हमारी बॉडी ए थी, उसके पास नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, और बॉडी बी है जो इसके पास में रखी हुई है, उसके पास कौन सा चार्ज है, अभी पॉजिटिव चार्ज है। क्या चार्ज अभी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, नहीं सर, अभी इसके पास में रखी हुई है, तो इसके पास जो चार्ज जो था वो सारा इसी सरफेस पे रहने की कोशिश करेगा। अब मैंने क्या करा, स्टेप 5 के अंदर दोनों को दूर दूर कर दिया, दोनों को
सेपरेट करने की कोशिश करी, तो आप ध्यान रखेंगे हमने अभी तक कांटेक्ट में नहीं लाए हैं। अगर कांटेक्ट में लाएंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे, पर हम कांटेक्ट में नहीं ला रहे, विदाउट कांटेक्ट कर रहे हैं। तो जैसे ही हम इनको सेपरेट करेंगे तो बॉडी ए ये रही और बॉडी बी ये रही, इनको मैंने लार्ज डिस्टेंस पर रख दिया। अब क्या होगा, जो नेगेटिव चार्ज है ए का वो बी पर कोई इंपैक्ट नहीं लाएगा, तो इस कारण क्या होगा, ये थोड़े फ्री हो जाएंगे और ये सारे चार्ज पार्टिकल बी के अंदर क्या हो जाएंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। बताओ क्या बॉडी बी के पास पहले कोई चार्ज था, नहीं। क्या लास्ट एंड फाइनल स्टेप में बॉडी बी के पास चार्ज आ चुका है, यस सर। तो हमने जिस बॉडी को चार्ज करना था, तो जिस बॉडी को चार्ज करना था उस बॉडी में चार्ज जनरेट हो चुका है, बात समझ में आ रही है। और जो बॉडी ए थी जिसके थ्रू चार्ज किया गया, बात समझ में आ रही है, तो जो चार्जिंग बॉडी थी उसके पास जितना चार्ज पहले था बाद में भी सर उतना ही चार्ज बना हुआ है। मान लीजिए मैं अगर आपसे कहता हूँ यहाँ पर मेरे पास माइनस का 10 ई चार्ज था, तो टोटल प्रोसेस के अंदर लास्ट तक सर इसके पास कितना चार्ज रहा, माइनस का 10 ई चार्ज रहा। जबकि बॉडी बी की बात करें तो स्टार्टिंग में इसके पास न्यूट्रल थी, तो चार्ज कितना था, क्यू 0 था सर। तो अगर चार्ज 0 था बाद में कितना आ चुका है सर, पॉजिटिव में कुछ चार्ज आ चुका है, तो इसके पास क्यू के पास कुछ पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होगा। वो कितना आएगा बताओ मुझे, जितना नेगेटिव था उतना पॉजिटिव को पकड़ के रखेगा, बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ गया, प्लस का 10 ई चार्ज जनरेट हो चुका है। तो बॉडी बी के चार्ज में चेंज आया जबकि बॉडी ए के चार्ज में चेंज नहीं आया, बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर जिस बॉडी के थ्रू चार्ज किया जाएगा उसका चार्ज चेंज होगा। तो बाय इंडक्शन मेथड के अंदर हमने क्या सीखा कि विदाउट कांटेक्ट में लाए हुए हम बॉडी के अंदर चार्ज ट्रांसफर कर सकते हैं, बात समझ में आ रही है आपको। तो देखो मेथड ऑफ चार्ज ट्रांसफर में क्या होगा, आपसे इनमें थोड़ा बेसिक, तो यहाँ पर आपकी ये जो अर्थिंग का प्रोसेस मैंने बताया ये आपको पता होना चाहिए, चार्ज कैसे इंड्यूस हो। अब देखो यहाँ पर जो ये चार्ज आया है, ये चार्ज कौन सा कहलाएगा, हमारा इंड्यूस चार्ज। देखो ये जो चार्ज आया ना यहाँ पर, ये इंड्यूस चार्ज है दोनों। मैं बात करूंगी कौन सा है, इंड्यूस्ड पॉजिटिव चार्ज, और ये कौन सा है, इंड्यूस्ड नेगेटिव चार्ज, बात समझ में आ रही है। तो इस थ्रू इसके अकॉर्डिंग हमने क्या करा, ये चार्ज इंड्यूस किया और वो बॉडी में चार्ज आ गया, तो इसलिए हमने इस मेथड का नाम दिया इंडक्शन मेथड, बात समझ में आ रही है। जब हम इंड्यूस करते हैं तो उसको बोलते हैं इंडक्शन, बात समझ में आ रही है। तो इस तरह से हम 3 तरह से चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं, बाय फ्रिक्शन, बाय कंडक्शन और बाय इंडक्शन, बात समझ में आ रही है। तो इस तरह के एग्जाम से क्वेश्चन आएंगे तो हम आराम से कर सकते हैं। आपको तो अभी केवल इतना ध्यान रखना होगा, आपके 10th क्लास में यहाँ तक का जो पार्ट पढ़ाया है मैंने, इसमें केवल आपको चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टी सारी ध्यान रखनी है। कौन कौन सी, ये चार्ज का स्मॉल, जैसे मैंने चार्ज दिया आपको, तो चार्ज के वाले तो स्केलर क्वांटिटी होती है, बात समझ में आ गई, उसकी ऐसे यूनिट क्या होती है ये हमें पता होनी चाहिए। और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, क्योंकि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को ही हम इलेक्ट्रिक करंट जो स्टार्ट करेंगे वहां पर उसका डिस्कशन लेंगे, बात समझ में आ गई आपको। और बाकी बेसिक प्रॉपर्टीज हैं जो हमारे कंपटीशन के हिसाब से सारी इंपॉर्टेंट है। बाकी स्कूल एग्जाम्स के अकॉर्डिंग मैं ये कहूंगा आपको कि इनकी बेसिक प्रॉपर्टी, जो बेसिक प्रॉपर्टी है वो पता होना चाहिए, बाकी इनका आइडिया होना चाहिए कि हम किस तरह से कर रहे हैं, बात समझ में आ रही है। इन पे एग्जाम से क्वेश्चन नहीं आएंगे। अब बात सुनिएगा, इसके अलावा एक पॉइंट और था जो मुझे आपको यहाँ पर डिस्कस करना है, क्या, टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। क्या बोल रहा हूं मैं कि जब भी हमें इलेक्ट्रिफिकेशन जो होता है उसका टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, मुझे किसी बॉडी का पता लगाना है, इसमें ये चार्ज कैसे, कितना चार्ज क्या है, तो कैसे लगाते हैं हम, तो टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, ठीक है। टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन किसके थ्रू किया जाता है, ये किया जाता है बाय रिपल्शन। कैसे, बाय रिपल्शन लगाए मेथड के थ्रू यूज करेंगे, बाय रिपल्शन। कैसे, देखिए टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन बाय रिपल्शन क्यों बोला मैंने आपसे, कहा कि मान लीजिए मैं 2 बॉडी दे रहा हूं आपको, उन दोनों बॉडी के लिए कह रहा हूं भाई आपको पता लगाना है कि इस बॉडी के पास कितना चार्ज है, नेगेटिव चार्ज कैसे है, क्या है। तो हम डिस्कशन कैसे करेंगे, आपने मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि मेरे पास ये 2 बॉडी है, जैसे मैं कहता हूँ पॉजिटिव है और ये, इस बॉडी का मुझे पता लगाना है। अब मैंने 3 बॉडी ली है, मुझे पता लगाना है कौन कौन सी पॉजिटिव है कौन सी नेगेटिव है। तो मैंने क्या करा, इस ब्लैक वाली जो थी इसके पास में इसको लाया, मैंने देखा ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे, रेड और ब्लैक एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। रिपेल कर रहे हैं मतलब सर मेरे अकॉर्डिंग तो रिपेल कर रहे हैं तो सेम टाइप की प्रॉपर्टी रख रहे होंगे, ठीक है सर। फिर मैंने क्या करा, फिर मैंने देखा इस रेड वाले के पास में ब्लू वाला लाया, तो हमने देखा ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो मतलब इनके पास ऑपोजिट नेचर होगा। ये तो पक्का हो चुका है सर, जो रेड होगा उसका ऑपोजिट कौन होगा, ब्लू।
अब ब्लैक जो होगा और जो रेड होगा वो दोनों सेम होंगे। अब ये दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं, पर हाँ मुझे पता लगाना है कि कौन से हैं। तो मैंने क्या करूंगा, जिससे आपको ध्यान आ रहा होगा, आपने पढ़ा था कि दो चार्ज रखे, मान लीजिए मैंने एक चार्ज ये रखा और दूसरा ये रखा। अगर मैं कहता हूं इसका कुछ मास है, इसके पास भी कुछ मास है, इसका m1 है, इसका m2 है, और कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस पर रख के हम इसको चेक करना चाह रहे हैं, तो हमने क्या देखा कि इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो कितना होता है, सर ग्रेविटेशनल फोर्स होता है हमारा G m1 m2 अपॉन r²। और अगर मान लीजिए इन बॉडी के पास खुद का चार्ज भी होता, तो क्या आप पता लगा पाते कि ये कौन सा फोर्स लग रहा है। आप तो कह रहे हैं कि सर एट्रैक्शन हो रहा है, एट्रैक्शन हो रहा है, तो यहाँ तो हो सकता है ग्रेविटेशन फोर्स भी। बात समझ में आ रही है, क्योंकि आपके यहाँ पर ग्रेविटेशन फोर्स के अलावा जो ये फोर्स लग रहा है, ये कौन सा लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो सर ये तो हमारे लिए दिक्कत खड़ी कर देगा। हमारे जो मेथड में हम फाइंड करने जा रहे थे उसमें ये दिक्कत होगी कि सर ये फोर्स आ रहा है, ग्रेविटेशन फोर्स तो हो सकता था, हम कैसे कह सकते हैं कि चार्ज की बात की जा रही है। तो इसलिए अगर मैं दोनों बॉडी है इनके बीच में रिपल्शन मेथड को चेक करूं, किसको, रिपल्शन मेथड को m1 और m2 में, तो क्या ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स तो हमेशा एट्रैक्टिव नेचर का होता है। बात समझ में आ रही है। और जो फोर्स है हमारा रिपल्सिव नेचर का जो फोर्स होगा, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा हमारा, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक अगर रिपल्सिव नेचर में है तो इसको स्मॉल ई लिखें। तो अगर ये रिपल्सिव नेचर का है तो पक्का है सर इसके अकॉर्डिंग हम पता लगा सकते हैं। तो इसलिए हम जब भी टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन करते हैं वहां पर कौन सा मेथड यूज करते हैं, हम रिपल्शन मेथड यूज करते हैं, ताकि रिपल्शन के थ्रू पता लगा लेंगे कि सर कौन सी बॉडी होगी। यहाँ पर तो सर एट्रैक्शन में ग्रेविटेशन फोर्स भी आ रहा है, बात समझ में आ रही है, यहाँ पे ग्रेविटेशन भी है और साथ में एट्रैक्शन भी हो रहा है, किसी कारण, इलेक्ट्रोस्टैटिक के कारण, बात समझ आ रही है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण। तो सर मुझे तो टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन करना है, तो मुझे तो केवल फोर्स देखना था, किसी कारण चार्ज पार्टिकल्स में मास को कोई फैक्टर नहीं देखना था। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस मेथड को यूज करना सही नहीं मानेंगे, इसलिए हम क्या यूज करना चाहेंगे, रिपल्सिव मेथड यूज करेंगे जब भी हमें किसी भी बॉडी का इलेक्ट्रिफिकेशन करना है, उसका चार्ज का पता लगाना है। तो आप ध्यान रखिएगा, टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए बाय रिपल्शन मेथड हम इसको पता लगाते हैं। बात समझ में आ गई है। तो ये बेसिक प्रॉपर्टी थी सारी, हमने चार्ज की बात करी, बात समझ में आ गई है, इसको नोट कर लें एक बार। हेलो, तो इन सभी प्रॉपर्टीज का डिस्कशन के बाद में अगर आपसे कहूँ तो सिंपल आपसे कई बार क्वेश्चंस में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि अगर मान लीजिए ग्लास रोड के बाद में आप प्लास्टिक रोड को कांटेक्ट में ला रहे हैं तो क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चन जब भी आपके सामने आए तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे कोई डिवीजन किए हुए हैं नॉर्मल टर्म्स के, जिनको आपको याद रखना है। जिसमें पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज की बात कर रहा हूँ। तो अगर आपके सामने ग्लास रोड की बात की जाए या ड्राई हेयर की बात की जा रही है या वुलन क्लॉथ की बात की जा रही है, तो हमेशा ध्यान रखना है आपको कि इन सभी के लिए बात की जा रही है, मतलब हम क्या कहेंगे कि वो बॉडी कौन सी चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज की बात की जा रही है। वहीं अगर हम बात कर रहे हैं कि अगर मान लीजिए आपको प्लास्टिक का कोई भी ऑब्जेक्ट की बात की जा रही है, जिसमें बात करता हूँ प्लास्टिक की कोई रोड हो गई, कॉम्ब हो गया, प्लास्टिक चेयर हो गई, इन सभी का डिस्कशन किया जा रहा है। जब इन सभी में बात की जाएगी तो वहां पर उस प्लास्टिक को क्या लिया जाता है, नेगेटिवली चार्ज। मान लीजिए आपको क्वेश्चन होता है कि कहीं पर कोई ग्लास रोड को लिया गया, उसको कॉन्टेक्ट में रखा गया, तो इस तरह से। इसके अलावा आपको रबर की बात की जाए, इबोनाइट, अंबर, ये सब मटेरियल्स हैं, आप जानते हैं इन सभी मटेरियल्स का जहां पर भी डिस्कशन होगा इनको किसकी तरह लिया जाएगा, नेगेटिव चार्ज मटेरियल की तरह लिया जाएगा। सेम इसी से बात की जाए सिल्क की, तो सिल्क के लिए भी बात की जाएगी, तो इस केस में आएगी नेगेटिव चार्ज के अंदर। यहाँ तक आपको सारी बात समझ में आ गई है। इसके अलावा मैं अगर आपसे आगे का और थोड़ा सा, इसमें सभी पार्ट का डिस्कशन हो चुका है, मेनली आपको साफ बात करूं मैं यहाँ पे चार्ज का बेसिक इसलिए पढ़ाया गया है ताकि आपको जो भी डिस्कशन आगे का होगा वो पूरा, जैसे मैं बात करूं अपना जो पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये उसका सारा बेसिक पार्ट है जो हमें पता होना चाहिए पहले जब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अलावा इसके मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का जहाँ डिस्कशन करेंगे वहां पर भी चार्ज का बेसिक नेचर पता होना चाहिए, इसलिए हमने सारा पार्ट डिस्कशन किया है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रोस्कोप जो चार्ज का मेजरमेंट करने के लिए क्या करते हैं, इलेक्ट्रोस्कोप का मेथड यूज किया जाता है। तो कैसे वर्क करता है वो आप नहीं समझिएगा। मैंने क्या करा, इस तरह से ग्लास का एक फ्लास्क लिया और इसके अंदर क्या करा मैंने, इसके अंदर इस तरह से इसका जो टॉप मोस्ट पॉइंट है यहाँ पर मैंने रबर के थ्रू इस तरह से यहाँ पर एक रोड लगा दी गई है और इस रोड के अंदर लास्ट में यहाँ पर मैंने क्या करा, इससे एक मेटल की प्लेट जोड़ दी है।
स्क्वायर प्लेट थी, उसको ये इस तरह पूरी प्लेट है, इसको मैंने इस तरह से बेंड कर दिया, उस बेंड वाली मेटल को यहाँ पर लगा दिया। और ये किसकी है, ये हम किसकी लेते हैं, गोल्ड की। बात समझ में आ रही है। तो ये गोल्ड की लीव ली हमने, बात समझ में, गोल्ड लीव ली। और यहाँ पर जो इसका टॉप मोस्ट पॉइंट है, यहाँ पर इसको क्या करा हमने, ये रबड़ लगा लिया है यहाँ पर, ये मतलब कॉर्क लगा हुआ है यहाँ पर, कॉर्क के थ्रू इसको ब्लॉक किया हुआ है, मतलब अंदर कोई चार्ज पहले से प्रेजेंट नहीं था। अब जैसे ही मान लीजिए मैं इसके पास में एक पॉजिटिव चार्ज, मतलब मान लीजिए मैंने ले लिया यहाँ पर एक ग्लास रोड ले ली मैंने, तो अगर ग्लास रोड को इसी कांटेक्ट में लाऊंगा, तो आप जानते हैं ग्लास रोड में कौन सा चार्ज प्रेजेंट होता है, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। जब ये रोड इसकी कांटेक्ट में लाई जाएगी यहाँ पर, तो ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ होगा, अंदर की तरफ मूव करेगा। तो आप देखते हैं कि जब ये पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा यहाँ पर, तो इन प्लेट्स पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और पॉजिटिव चार्ज जब दोनों प्लेट्स की तरफ आएगा, तो आप जानते हैं सेम टाइप की चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो जो दोनों दोनों जो इसके पार्ट है लीव के, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो इनके बीच की डिस्टेंस चेंज होगी। बात समझ में आ रही है। तो इस डिस्टेंस का क्या होता है, ये जो गोल्ड लीव ली गई है, इसकी लेंथ के अकॉर्डिंग हम पता लगाते हैं कि यहाँ पर चार्ज कैसे कितना चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज यहाँ पर प्रेजेंट है। तो ये इसका मेथड यूज किया जाता है। तो इस तरह का जो पूरा मेथड यूज किया जाता है, अगर यहाँ पर जैसे जैसे लेंथ चेंज होगी, उसके अकॉर्डिंग हमें वहां पर पता लग जाता है। जैसे ज्यादा लेंथ होती जाएगी तो लीव दूर होती जाएंगी, तो जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतनी ज्यादा यहाँ पर चार्ज प्रेजेंट होगा। तो जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतनी ज्यादा इनकी बीच की डिस्टेंस चेंज होती जाएगी। बात समझ में आ गई। तो इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्कोप। बात समझ में आ रही है। तो ये जो डिस्कशन किया गया है, इलेक्ट्रोस्कोप का डिस्कशन किया गया है। इलेक्ट्रोस्कोप का बात समझ में आ गई। तो ये आपसे कई बार छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए। बाकी सारा नेगेटिव चार्ज पार्टिकल का, चार्ज का जो डिस्कशन था वो हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है।